हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसके नंबर्स काफ़ी लुक्रेटिव नज़र आ रहे हैं, जिसका प्रोजेक्शन है जो मतलब अभी पास्ट में जिस तरीके से वो कंपनी चली है उसको जो अगर हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर के अंदर में, तो काफ़ी लुक्रेटिव नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं एंड उन्हीं को हम लोग तरह से यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग कंप्लीट एक पिक्चर बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के थ्रू। और लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू जस्ट नीड टू टेल मी कि आपको कौन सा नंबर जो है लग रहा है कि आप ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये इतना गुना मुझे होता हुआ दिख रहा है, राइट। और अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें पॉजिटिविटी आपको नजर आती है तो यू कैन ऑल्सो टेल मी कि इन द कमेंट सेक्शन कि कितना परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो आप इसमें लगाने वाले हैं। ऑलवेज आई ऑलवेज से कि किसी भी कंपनी में आपके पोर्टफोलियो का 5% 6% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितनी भी स्ट्रॉन्ग कितनी भी अच्छी कंपनी लग रही हो, राइट। एंड दूसरा, आप लोग इसमें स्टॉक एसआईपी भी करना पसंद करेंगे कि या नहीं, राइट। या फिर आप इसको कंप्लीटली इग्नोर करना पसंद करेंगे बिकॉज इसका जो है दिन आगे जो आने थे वो आ चुके हैं, अब आगे इसके कोई दिन नहीं है, राइट। तो ये कंप्लीट पिक्चर, ये जो सवाल है आपके, जो आपका जो एक पूरा एक जो माइंडसेट बनेगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर इस कंपनी का जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। और आज के दिन इस कंपनी अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है और आज के दिन 600 रुपए का इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। अभी रिसेंट में इस कंपनी के अंदर में सबसे जो एक कमाल की चीज देखने को मिली कि यहाँ पर इसका जो क्वार्टर रिजल्ट आया वो लगभग 13,500 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि एक्सपेक्टेशन जो थी इससे वो लगभग 11,500 करोड़ रुपए की थी। एक्सपेक्टेशन 11,500 की तो थी इससे, 13,500 सीधा ही। तो इसका मुझे इम्पैक्ट जो ज़्यादा क्लियर कट देखने को मिला वो सिल्वर प्राइसेस के अंदर में जो इंक्रीज आया उसकी वजह से, और जो भी जो मेटल के जो प्राइसेस हैं वो अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, उसकी वजह से यहाँ पर जो इसको फ़ायदा रेवेन्यू में होता हुआ दिखा वो मुझे पर्टिकुलर इफेक्ट इसका अंदर में लगा मुझे। अब आपको लगता है कि यहाँ जो रेवेन्यू जो अगर नेचुरल रिसोर्सेज के जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूअसली अभी फ्यूचर में भी इंक्रीज होते हुए चलेंगे, तो लेट्स सी। एंड बाकी ये जो पर्टिकुलर कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, ये पर्टिकुलरली काम क्या करती है, जैसे नाम में लिखा हुआ है जिंक, तो जिंक कंपनी आज के दिन जो है बनाती है, मतलब रिफाइन करती है। वैसे बनाती तो क्या नेचुरली बना हुआ है जिंक, बस उसको रिफाइन करने की जरूरत है। तो जो खदानें हैं इसके पास में, इसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से खदानें ले रखी हैं, उन खदानों में से ये होती है और बाद में रिफाइन करके मार्केट में बेचती है जिंक को। इसके जो कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी है साथ में, जैसे लेड हो गया, सिल्वर हो गया, वो भी इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो आज के दिन जो इस कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू आता है निकल के, उसमें अगर देखना जाए तो लगभग 70% जो इसका रेवेन्यू है वो लगभग जिंक से ही आता है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो लगभग 70% जिंक से आता है और लगभग 77% भी बोल रहे हैं कि लेड और जिंक का दोनों के मिला के 77% है। बट मोटा मोटा देखा जाए तो आज के दिन 70% जिंक से है, लेड से 13% और 15% जो है सिल्वर से रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। ये जो लेटेस्ट डेटा नहीं है, पुराना डेटा है, बट अल्टीमेटली इसके आसपास में ही जो नंबर है वो है। तो बेसिकली जो मेन इसका जो रेवेन्यू सोर्स है वो जिंक। अब जिंक करता क्या है, जिंक का बेसिक काम है, जो आपका लोहा है जो आप देखते हो उसमें जंग लगता है, तो जंग ना लगे उसको, जो आपने एक नया लोहा नाम सुना होगा जीआई, गैल्वेनाइज्ड आयरन, तो वो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है वो जिंक की वजह से ही बनता है लोहा, राइट। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील भी बोलते हैं कई भाई लोग, और कई लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे और भी प्रोडक्ट इसके जो यूसेज हैं, जैसे कि कॉपर के अंदर में इसको मिला दो जिंक को तो ब्रास बन जाता है। इसके अलावा मेडिसिनल यूसेज है, मेडिसिनल इक्विपमेंट के यूसेज है, एन नंबर ऑफ यूसेज हैं जिंक के आज के दिन मार्केट के अंदर में। सिल्वर का हमको पता ही है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो कि आने वाला जो टाइम है, जो कि पूरा यू नो जो डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के ऊपर पूरी दुनिया चलने वाली है, तो उसमें सिल्वर का बहुत बड़ा मेन रोल है। तो इसका बाई प्रोडक्ट है जिंक की, जो खदानों में वहाँ से सिल्वर भी निकलता है। लेड जो है वो बैटरीज में डलता है, और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स उसके मतलब यूसेज हैं। तो जो पर्टिकुलरली देखा जाए तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड फ्यूचर में बने ही रहने की उम्मीदें हैं, दैट इज ए वेरी पॉजिटिव थिंग, राइट। इसके पास खदानें हैं तो और खदानों के अंदर में ऐसा नहीं है कि खदान खत्म हो जाने वाले हैं, खदान के खदान भरे पड़े हैं। मतलब ये 25 साल भी खोदे ना तो इतना इनके पास में रिसोर्सेज है, इनका एज पर देयर एनुअल रिपोर्ट, राइट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर में ये सब लिखा हुआ है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो नंबर्स जो लुक्रेटिव नजर आए, तो अब आपको बेसिक आइडिया होगा कि कंपनी क्या करती है, कंपनी किस तरीके से कमाती है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिली कि मैंने एआई से पूछने की कोशिश की, ये मार्केट कितना बड़ा है, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मार्केट इतना ही और मतलब कंपनी ऑलरेडी इस मार्केट का एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी मतलब कलेक्ट करके बैठी हुई हो। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी जो पूरा मार्केट है, इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, वो लगभग जिंक की 3.5 लाख करोड़ की ग्लोबल इंडस्ट्री है।
तो इस कंपनी का आज के दिन जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 70% इंडिया से आता है और 25-30% के आसपास में ग्लोबल आता है, राइट। तो मोस्टली इसका कंजम्पशन इंडिया के अंदर में ही हो जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि इंडिया के अंदर में लोहा और गैल्वेनाइज्ड आयरन बहुत कंज्यूम होता है, राइट। तो अल्टीमेटली इसका यहीं पे यूसेज हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर 3.5 लाख करोड़ की ग्लोबल इंडस्ट्री है, जिसमें से आज के दिन जो इसका रेवेन्यू निकल के आ रहा है जिंक से, वो लगभग 30,000 करोड़ ही निकल के आ रहा है। दैट मीन्स अभी भी ये 7 से 8-9% के आसपास में ही जो टोटल ग्लोबल मार्केट है उसको कंट्रीब्यूट कर पा रही है। और ये जो मैंने दोनों सवाल हैं, इनको जो जवाब हैं एआई से दिए हुए, जो कि इन्होंने एआई ने मुझे बताया, तो उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंडस्ट्री वाइज इसने मुझे जवाब दिए, राइट। इसके अलावा अलग से इसने जवाब दिए थे कि 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप उसका सिल्वर का है, और लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का लेड का भी मार्केट है यहाँ पर इंडिया, वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में। इतना बड़े मार्केट्स हैं ये, मतलब इतने जो खरीद बेच होती है इनकी। नेक्स्ट, जो अब जो नंबर्स हैं, जो भी लुक्रेटिव नंबर्स हैं, जो भी प्रोजेक्शन लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर डेटा को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर पीबी रेशियो का जो चार्ट है, तो इसका पीबी रेशियो अचानक से ऊपर बढ़ा था बिकॉज ऑफ द इसके नंबर्स, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही थी। कंपनी डिविडेंड पे करते करते इतना डिविडेंड पे कर दिया, कंपनी ने बहुत अच्छा खासा डिविडेंड पे कर दिया। अल्टीमेटली इनके पास कैश ही खत्म हो गया। अब जितना अर्निंग कर रही है, कैश तो है ही नहीं, अर्निंग कर रही है वही डिविडेंड पे कर देती है। इसके अलावा पी रेशियो की हम लोग बात कर लेते हैं, तो पी रेशियो का चार्ट भी है, वो भी काफ़ी लुक्रेटिव इनका नज़र आ रहा है, और अभी जो है एज ए मीडियन जो पी रेशियो है उसके आसपास में ही ये भी घूम रहा है। दैट मीन 18 के आसपास का पी रेशियो है। अब जो इसके रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है, जो इसके नंबर्स हैं, जो इनकम है इसकी, वो किस तरीके से बढ़ी है हर साल, उसको अगर हम लोग फ्यूचर में 10 साल आगे प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे सामने कितना गुना ये शेयर प्राइस हो सकता है पास्ट के डेटा को रखते हुए, तो वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि इसका जो रेवेन्यू है ग्रोथ, इसको 13.5% के आसपास की इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ एवरेज देखने को मिली है पास्ट में 10 साल के अंदर में। हम लोग मान के चलते हैं कि अभी ग्रोथ, अगर इसका रेवेन्यू 10% भी ग्रो हो अगर, तो यहाँ पर इसका जो है 1,06,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जा सकता है इन दी नेक्स्ट 10 ईयर्स। आज के दिन जो है लगभग ये 40,000 के आसपास का रेवेन्यू भी बैठा हुआ है। लगभग जब कोरोना आया था तब ये 18,000 करोड़ के आसपास में बैठा हुआ था, राइट। तब से ये लेकर के अभी इसने रिसेंट के अंदर में बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, 17 से 20% के आसपास की जो है सालाना ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पिछले 2 साल के अंदर में। दैट इज नाइस, बट हम लोग स्टिल एक डिसेंट नंबर लेके चले थे 10% का ही, कि यार 10% ही ग्रोथ दे दे, ज्यादा ना दे, 10% दे दे, तो भी कितना ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो लगभग ये बोल रहे 1,05,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंच सकता है, जो कि हमने बाकी नंबर्स को भी एडजस्ट यहाँ पर करने का कोशिश किया, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट डाल रहा था। बाकी जो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर निकल के आया, बाकी आप चाहें तो इस शीट के बारे में अलग से वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपको इसको शीट को समझने में दिक्कत हो रही हो कि हाँ ये नंबर आपने जो बताया इसका किस तरीके से कैलकुलेट हुआ, तो यू कैन कमेंट डाउन, वी कैन मेक वीडियो ऑफ दैट एज वेल। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो शेयर प्राइस आज के दिन 600 चल रहा है, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन वाइज जो अर्निंग्स आई है, नेट प्रॉफिट जो कंपनी के निकल के आए हैं, उसके हिसाब से देखने को मिल रहा है कि लगभग 20 गुना प्राइस हो सकता है इसका। काफ़ी ज़्यादा हो गया ऑब्वियसली, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी आज के दिन है, और 20 गुना अगर हो जाएगी तो लगभग 25 लाख और कितनी बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली गई, राइट। तो लगभग 50 लाख 60 लाख के आसपास करोड़ की कंपनी हो जाएगी, 50 लाख करोड़ की कंपनी, तो वो बहुत बड़ी कंपनी होती है, जो कि 10 साल में भी अचीवेबल नहीं लग रही। तो 20 गुना इज नॉट अचीवेबल, बट स्टिल एक प्रोजेक्शन वाइज नंबर निकल के आ रहा है बेस्ड ऑन द पीबी रेशियो, जो कि पीबी रेशियो थोड़ा सा हाइप हो गया था बिकॉज ऑफ द कंपनी के डिविडेंड हाई पे करने की वजह से, जिसको हम लोग थोड़ा सा कंसीडर नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। बट 10 गुना का पीबी रेशियो को हम कंसीडर करके चल सकते हैं, बिकॉज आज के दिन भी ये 10 के पीबी रेशियो पे ही चल रही है, राइट। तो ये अचीवेबल लग रहा है, तो ये 10 गुना आसपास में इसका जो स्टॉक प्राइस है वो हो सकता है, तो ये जरूर अचीवेबल नजर आ रहा है। बाकी यूजुअली जो कंपनी का स्टॉक प्राइस जितना आज के दिन है वहां पे भी रह सकता है, अगर ये कंपनी का स्टॉक प्राइस रिसेशन में बैठा हुआ, अगर 10 साल बाद में भी रेवेन्यूज ग्रोथ हुए, अच्छा रहा, मार्केट रिसेशन में रहा, तो दिक्कत हो जाएगी, कंपनी का स्टॉक प्राइस हो सकता है 500 600 700 पे ट्रेड करता हुआ मिले, बट अल्टीमेटली बोल रहा है कि 10 गुना तक हो सकता है। अब कंपनी का स्टॉक प्राइस जिस स्पीड से बढ़ा है पास्ट के अंदर में, उसको देखते हुए नजर आ रहा है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस लगभग यहां पर देखने को मिल रहा है कि द मार्केट कैप इज 2.5 लाख करोड़, तो 17% के आसपास के सीएजीआर ग्रोथ से ये बढ़ा है। और हम लोग मान के चल लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर 15% से ग्रोथ दे देगा कंपनी का स्टॉक प्राइस, तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो सकती है, जो कि दिखाता है कि लगभग 3 गुना, 3 से 4 गुना, 4 गुना के आसपास की कंपनी यहां से भी हो सकती है, राइट। दैट इज अगेन अचीवेबल लग रहा है, राइट। क्योंकि रेवेन्यूज आते हुए दिख रहे हैं, इनके पास खदानें हैं अच्छी खासी, और इनके पास में लाइसेंसेज हैं खोदने के, मार्केट है, फ्यूचर में बने रहने की उम्मीदें हैं, साथ में एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ब्रांड है, तो अच्छे अचीवेबल लग रहा है अगेन।
नेक्स्ट अब नंबर जो दूसरे हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे हम बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। पीटर लिंच का फॉर्मूला है, तो पीटर लिंच वाला जो फॉर्मूला उसके हिसाब से ये फेयरली वैल्यूड कंपनी लग रही है, अंडर वैल्यूड नहीं है बट फेयरली वैल्यूड लग रही है। एंड डिविडेंड की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो कंपनी ने रिसेंटली बहुत अच्छे डिविडेंड दिए हैं, तो अगर हम लोग मान के चल लेते हैं कि कंपनी जितना नेट प्रॉफिट कमाएगी उसका 70% डिविडेंड में भी फ्यूचर में दे दे अगर, तो कंपनी जितना आज के दिन आप जिस प्राइस पे कंपनी का स्टॉक खरीदे हो, तो अगले 10 साल के अंदर में हो सकता है कि आपको जितना आप स्टॉक प्राइस पे कर रहे हो उतना वो आपको एज ए डिविडेंड हर साल होते हुए पे भी कर दे, और बाकी जो आपके पास में शेयर बचेंगे वो फ्री के बच जाए। ये भी चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज डिविडेंड कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, तो दिस इज अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट ओवर हियर। इसके अलावा अगर आर और डब्ल्यू वॉक की अगर हम रेशियो की बात करते हैं, तो आर और वॉक के अंदर में भी अच्छा खासा यहाँ पर जो है पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। ब्रेक इवन एंड बियॉन्ड की अगर हम लोग बात करें, मतलब ब्रेक इवन एंड बियॉन्ड का मतलब होता है कि कंपनी की सेल्स जो है वो तो ग्रो कर ही रही है, मगर एक परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंसेस किस परसेंटेज से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मान के चला कि जो रेवेन्यू है वो 10% से ग्रो करता है, तो हम लोग मान के चल लेते हैं कि इसका जो एक्सपेंसेस है वो लगभग 8% से ग्रो करते हैं साथ में, क्योंकि एक्सपेंस भी तो ग्रो करेंगे। तो अगर 8% से एक्सपेंस भी ग्रो करते हैं तो अल्टीमेटली कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो नेट प्रॉफिट है, वो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास में पहुंच सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट पीबी रेशियो अगेन लेके आते हैं, तो लगभग इसके हिसाब से भी कंपनी का स्टॉक प्राइस यहां से लगभग 10 टाइम्स हो सकता है। एंड पी रेशियो वाइज अगर देखा जाए तो पी रेशियो वाइज भी यहां पर लगभग 6 टाइम्स हो सकता है। तो 5 to 10 टाइम्स के बीच में रिफ्लेक्ट कर रहा है पी रेशियो वाइज। और पी रेशियो वाइज कैसे बोल रहा हूँ कि पास्ट के अंदर में जो कंपनी का स्टॉक प्राइस जिस तरीके से पीई का चार्ट मैंने आपको दिखाया था, वो पीई के अगर पीक पे वापस चला जाता है, कंपनी का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट इतना निकल के आता है, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस कितने गुना होगा वो निकल के आता है। पी रेशियो का जो चार्ट है वो हो सकता है कि आने वाले बीच के अंदर में पी रेशियो के चार्ट कोई फाड़ दे और उससे भी ऊपर चला जाए, तो वैसा भी पॉसिबल है। हो सकता है कि उस वक्त जब 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही हो तब कंपनी का पी रेशियो जो है 40,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, उस वक्त कंपनी का पी रेशियो हो सकता है 10 हो, तो हो सकता है कि उस वक्त 15 गुना हो चुका हो, बट इतना अचीवेबल नहीं लग रहा, बिकॉज मार्केट कैप इज द मेन थिंग। मार्केट कैप इतना बड़ा हो जाना वो भी कंपनी के लिए वो एक बहुत ही अचीवेबल है, बट एक दिमाग के लिए अचीवेबल नहीं है हमारे, राइट। तो हमें बस एक नंबर लेके चल रहे हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे मैं आपको बताया ना कि आप किस नंबर को अचीवेबल मान के चल रहे हैं, वो आपको बताना है। इंडस्ट्री हमने देखा कि यहाँ पर इंडस्ट्री कंपनी का ऑलरेडी जो इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है ये आज के दिन, और कंपनी की जिस तरीके से नेट प्रॉफिट है, अब ये एक बहुत ही, मैं यूजुअली इसको यूज़ करता हूँ इस वाले पर्टिकुलर चार्ट को। इसमें क्या होता है कि कंपनी का जिस तरीके से जितना रिजर्व्स एंड इक्विटी कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं कि कंपनी के पास कितना खुद का पैसा है, उसके ऊपर भी कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट करते करते उस इक्विटी और रिजर्व को बढ़ाया। तो ओवर द अगर 5 साल के अगर देखते हैं तो उसमें इसने कंपनी ने अच्छा खासा शुरुआत किया था, जहां से रिजर्व एंड इक्विटी 32,000 से 52,000 करोड़, सॉरी 84,000 करोड़ कर लिया, 32,000 करोड़ से सीधा 84,000 करोड़ पे पहुंच गई है, जिसमें इसका अगर ग्रोथ देखा जाए तो 21% की ग्रोथ निकल के आई है। तो अगर हम मान के चले थे या फ्यूचर में 15% की भी ग्रोथ दे देती है अगर रिजर्व्स इंक्रीज होने के अंदर में नेट प्रॉफिट की वजह से, तो कंपनी का शेयर प्राइस कहां जा सकता है। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कंपनी का शेयर प्राइस लगभग, ये बोल रहा है अभी यहां पर लगभग 7 to 8 टाइम्स हो सकता है अगर पीबी रेशियो 22 होता है। तो अगर यूजुअली अगर आज का पीबी रेशियो के हिसाब से भी रहता है, तो ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग अगेन मैंने बोला 6 से 7 गुना हो सकता है, 5-6 गुना के आसपास में हो सकता है। तो अगेन दैट इज अचीवेबल या नहीं, तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये आई थिंक पी रेशियो इन्होंने कैलकुलेट कर इसने लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। आज का जो पीबी रेशियो है वो 10-11 के आसपास का चल रहा है। नेक्स्ट, ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगेन ये 4 टाइम्स से 7-8 टाइम्स के आसपास में देखने को मिल रहा है अगेन। डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये वाला इसके अंदर में काम नहीं करेगा इस कैश फ्लो के अंदर में, बिकॉज कंपनी बहुत अच्छा खासा जो फ्री कैश फ्लो है उसको डिविडेंड की फॉर्म में दे रही है, तो यहाँ पर वो चीज़ फॉर्मुलाइज ही काम नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है किस तरीके से मूव किया है विद रिस्पेक्ट टू दी जो निफ्टी है उसके हिसाब से, तो यहाँ पर जो है एनुअलाइज जो निफ्टी ने रिटर्न दिया 10% का रिटर्न दिया पिछले 5 सालों के अंदर में, इसने 13% का रिटर्न दिया है। और यूजुअली अभी निफ्टी ने नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं, बट इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो ये कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी फिलहाल के दौरान, बिकॉज इसकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो काफ़ी अच्छी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केट में भी काफ़ी इसका बोलबाला चल रहा है, जिसकी वजह से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
न्यूज़ भी काफ़ी पॉजिटिव्स हैं एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग ग्रेट फॉर दिस कंपनी। साथ में इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर आज के दिन नहीं है। इंडिया के अंदर में किसी के साथ कॉम्पिटिटिव इसको कॉम्पिटिशन में लेके जाना चाहें तो नहीं लेके जा सकते, बिकॉज़ अल्टीमेटली दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे एल्यूमीनियम बनाने वाली कंपनियाँ हैं, दूसरी कंपनियाँ हैं, बट डायरेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर में नहीं है कोई भी। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा आज के दिन दे ही रही है, 10-11 जो रुपीज़ का पर शेयर के हिसाब से, दैट इज़ अगेन नाइस। तो लगभग 2% का डिविडेंड यील्ड इसका निकल के आता है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, वो इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के क्या कर रहे हैं? तो रिसेंट के अंदर पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, हमने पिछले जो आई थिंक जो मंथ है, आई थिंक मंथ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो म्यूचुअल फंड वालों ने और एक्वायर किए हैं इस कंपनी के शेयर्स, बेचे नहीं हैं, एक्वायर किए हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पर देखो, इस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे देखा है बोट एंड सोल्ड डेटा, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसने बाय किए हुए हैं और भी ज्यादा। कौन से? निप्पो इंडिया आर्बिट्रेज फंड ने इसके शेयर्स को और खरीदा है। इस कंपनी ने आईसीआईसीआई प्रू ने थोड़े से बेचे हैं, बाकी इसने यूटीआई ने अच्छे खासे खरीदे हैं, इसने भी अच्छे खासे खरीदे हैं। और ये चीज, ये जो डेटा है, ये अपने को दिखाता है कि जो म्यूचुअल फंड जितना बड़ा है, उस पूरे म्यूचुअल फंड का कितना परसेंट हिस्सा इस एक स्टॉक में उन्होंने पैसा लगा रखा। तो यहाँ पे जैसे मोतीलाल ओसवाल बीएसई इक्विटी फंड ईटीएफ, ये वाला जो है इसने 2-2.5% के आसपास लगा रखा है। ये वाला आईसीआईसीआई प्रू वाले इसने 0.43 का परसेंट लगा रखा है। इसने एलोकेशन फंड इसने 0.45 लगा रखा है, इसने 1% लगा रखा है, राइट। तो काफी अच्छा खासा म्यूचुअल फंड ने भी पैसा लगा रखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पिछले सालों के मुकाबले इंक्रीज ही होता चला जा रहा है, सालों के मुकाबले नहीं, महीनों के मुकाबले। तो म्यूचुअल फंड वाले अच्छा खासा इस जो स्टॉक को है वो एक्वायर करते ही जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि जो दूसरे एफ हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एफ एंड डी क्या कर रहे हैं, तो एफ भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद रहे हैं। डी क्या कर रहे हैं, तो डी तो जैसे मैंने आपको दिखाया, तो वो भी खरीद रहे हैं। पब्लिक क्या कर रही है, तो पब्लिक के हाथ से जो शेयर्स हैं यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा, तो पब्लिक के हाथ में वही 4% के आसपास में स्टॉक है ये पर्टिकुलरली। बाकी पूरा का पूरा या तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर में या फिर प्रमोटर्स के हाथ में ही है। दो यहाँ पर जो प्रमोटर है इस कंपनी का, उसने जरूर यहाँ पर रिड्यूस किया है अपना स्टेक, बट नॉट दैट काइंड ऑफ, क्योंकि पब्लिक के हाथ में नहीं आया। यू अल्टीमेटली जब प्रमोटर बेचता है, तो जब पब्लिक के हाथ में आए तब दिक्कत वहां पे नजर आना शुरू होती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कंपनी का एक जो किसी भी कंपनी को चेक करने का कि वो कितनी स्ट्रेंथ है उस कंपनी के अंदर में, कितनी स्ट्रांग है वो कॉम्पिटिटर्स को लेकर के, बायर्स को लेकर के, जिसको हम बोलते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस, इससे वो निकल गया था। जैसे मैंने एआई से ऑब्वियसली इसको निकाला है, तो एआई ने अपने अपने नंबर्स दिए हैं। दो अलग अलग एआई को मॉडल्स को मैंने यूज किया और वहां पर उन्होंने अपने अपने नंबर दिए। तो यहाँ पर दोनों ने, अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो टोटल मिला के यहाँ पे जो नंबरिंग सिस्टम है वो ये है कि इस नंबर के बीच में रहता है। अगर टोटल स्क्वायर जो प्लस नंबर है वो जितने नंबर के बीच में रहेगा, उस हिसाब से ये पर्टिकुलर कंपनी खड़ी रह सकती है, मतलब इतनी स्ट्रेंथ है इस कंपनी के पास में। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स होते हैं किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, तो यहाँ पर उसका डेटा मैंने दिया हुआ है। कंपटीशन राइवलरी कितनी है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कितना है, सप्लायर पावर कितनी है, दूसरा यहाँ पर बायर्स की पावर कितनी है, और थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट कितना है, उसके बेसिस पे नंबर डिसाइड होता है। उसके हिसाब से इसने एआई ने अपने अपने हिसाब से इस कंपनी को नंबर्स दिए हैं। तो 4-5 मतलब 9-9-3 12-12 और 6 लगभग 18 की कंपटीशन में पहुंची है। तो 18 नंबर यहाँ पर देखा जाए तो गुड इंडस्ट्री है ये। जिस कंपनी जिस इंडस्ट्री में है वो बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री के अंदर बैठी हुई है, लुक्रेटिव इंडस्ट्री है, जिसको इजीली डिस्टर्बेबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 4-2-6-6 और 3-9-9-2 9-9 और 5 मान लो, तो 14-14 के आसपास का देखा जाए, तो अगेन ये 15 से एवरेज से गुड इंडस्ट्री के बीच में है। तो मतलब अच्छी इंडस्ट्री के अंदर में इसको इजीली स्ट्रेंथ है कंपनी के पास में, राइट। तो अब हमने पूरा डेटा यहाँ पर देखने की कोशिश किया, मतलब ऑब्वियसली लिमिटेड डेटा देखने की कोशिश किया, जो नंबरिंग हमारे पास में आ गया। अब आपका जो मेन बनता है कि ये कंपनी जो हिंदुस्तान जिंक है, इसके ऊपर मैं अगर लिटिगेशंस की बात करता हूँ या फिर जो और बात करता हूँ, तो लिटिगेशंस भी कंपनी के ऊपर में अच्छे खासे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जो माइनिंग ज़्यादा कर ली है, उस टाइप के जो लिटिगेशंस होते हैं, जो झड़प चलती रहती है कंपनी के बीच में और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके बीच में, तो वो लिटिगेशंस जरूर इस कंपनी पे हैं, बट इतने ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है वहाँ पे ऊपर भी। नेक्स्ट यहाँ पर इसके अलावा दूसरा नंबर्स देखे जाएं कि इन्होंने कोई ऑडिटर को ज़्यादा पैसे खिला विला के अपने नंबर्स को हाइप करने की कोशिश की, तो ऑडिटर्स की मैंने फीस चेक की, तो वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आया हमें। एंड और भी जो दूसरी डेटा है उसको भी चेक करने की कोशिश, तो वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा खास हमें नेगेटिविटी नज़र आई नहीं। बाकी आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो अब फाइनली आपको क्या लगता है कि ये कंपनी इन्वेस्टेबल है आज के दिन? अगर है
तो नीचे जा सकते हैं, ऊपर इस तरीके से उतार-चढ़ाव अगर करेंगे तो एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर एक मुश्त लगाना सही रहेगा? आपको क्या लगता है कितना गुना ये हो सकते हैं इन दी नेक्स्ट 10 ईयर्स? क्योंकि हम लोग आस-पास का नहीं, हम लोग 10 ईयर्स का अगर मान के चलते हैं तो हो सकता है कि वो जो हम लोग नंबर अचीवेबल मान के चल रहे हैं, वो हो सकता है 3-4 साल में अचीव हो जाए। बट ध्यान रखिए कि 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। 3-4 गुना का मतलब है 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ की कंपनी होना, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के बाद में चलना है। जो आप स्टॉक प्राइस को नंबर ऑफ टाइम्स देखते हो कि आज 600 का स्टॉक प्राइस है, 6 की 2400 रुपए तो हो ही सकता है। तो 2400 रुपए स्टॉक प्राइस नहीं हो रहा, कंपनी 10 लाख करोड़ की हो रही है। 10 लाख करोड़ की कंपनी होने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी होना ज़रूरी है। हो सकती है बिकॉज़ इस कंपनी के पास मेटल्स हैं, खदानें हैं, सब कुछ है, हो सकती है। बट उसके लिए एक बड़ा दौड़ चाहिए, तो वो एक नंबर लेके चल रहे हैं कि 10 साल में कितना अचीवेबल है, तो वो आपको नंबर क्या लगता है? वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ और आपको क्या लगता है कि कौन से और नंबर, कौन से और डेटा को हमें इस कंपनी में देखना चाहिए, जो कि आपको लगता है कि हमें देखना चाहिए फ्यूचर में, जिसे हमें और दूसरी कंपनी में देखना चाहिए? तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। फाइनली मेरा इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के कोई भी एक फिक्स गारंटीड व्यू नहीं है। जस्ट दिस वाज़ जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू अबाउट दिस कंपनी एंड आई जस्ट प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? एंड इसके अलावा एक 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 क्वेश्चन और आता है कई भाइयों का, दैट इज अबाउट द चार्ट। कंपनी का जो स्टॉक चार्ट है उसको लेकर के भी आता है। तो कंपनी का जो स्टॉक चार्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंसोलिडेटेड जोन के अंदर में बहुत सालों तक, लगभग देखा जाए तो 7-8 साल तक चला। उसके बाद में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया। उसके बाद में वापस से ये एक रिट्रेसमेंट के लिए भी आया, वापस से ऊपर की तरफ में भागना चालू हो रहा है। तो ये चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा लुक्रेटिव यहाँ पर बनाता हुआ दिख रहा है। अब अगर ये वापस से ब्रेकआउट यहाँ पर और ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है, रेवेन्यू सपोर्ट कर रहे हैं, चार्ट सपोर्ट कर रहा है, नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस कंपनी? दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं फाइनली। सी यू टुमारो।